नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए दर्शकों, स्वागत है आपका अंधकार का राज पर। और आप सुन रहे हैं एक डरावनी कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह सिर्फ एक डर की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे भयानक बदले की दास्तान है जिसे अगर आपने आखिर तक सुन लिया तो आपको समझ आ जाएगा कि कोई इंसान अपने साथ हुए अपमान का बदला किस हद तक जाकर ले सकता है। साथ ही इस कहानी में यह भी साफ नजर आएगा कि जब किसी के अंदर हवस का अंधेरा घर कर जाता है तो वो कैसे इंसानियत की सारी हदें पार कर जाता है। और हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो कहानी शुरू होते ही डायन या चुड़ैल जैसे डरावने चेहरे देखने या सुनने की उम्मीद रखते हैं, तो बेहतर होगा कि आप इस कहानी को यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि ये कहानी धीरे धीरे खुलने वाले रहस्यों से भरी है। और ये जानना जरूरी है कि आखिर किस वजह से बदला लिया गया और ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। इसीलिए कहानी की शुरुआत बिल्कुल साधारण घटनाओं से होगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने इसे मिस कर दिया तो शायद आपने अब तक की सबसे खौफनाक कहानी मिस कर दी। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक औरत की है जिसका नाम गीता है। तो चलिए अब इस कहानी को गीता की नज़र से सुनते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आपने अब तक बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आज की ये कहानी सुनकर आप डर को असल में महसूस करेंगे। मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि यह आपको पूरी तरह बांध कर रखेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और आप और करीब आ सकें और आने वाली कहानियां आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो अब ज़्यादा वक्त बर्बाद किए बिना चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गीता है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं। आज मेरी उम्र करीब 40 साल है, लेकिन जिस समय की ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं तब मेरी उम्र लगभग 20 साल थी। यानी यह कहानी आज से करीब 20 साल पहले की है। तब तक मेरी शादी भी नहीं हुई थी। अब शादी हो जाने के बाद मैं लखनऊ शहर में रहती हूं, लेकिन मेरा मायका अभी भी उसी गांव में है जो आज भी पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र बना हुआ है। वहां के लोग आज भी वैसे ही सादा और शांत जीवन जीते हैं जैसे वो 20 साल पहले जिया करते थे। लेकिन उस वक्त हमारे घर में एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था कि उसके बाद पूरे गांव में मातम फैल गया था। हर घर में मर्दों की लाशें गिरने लगी थीं। ऐसा लगने लगा था कि कुछ ही दिनों में पूरे गांव के मर्द खत्म हो जाएंगे और अगर कुछ बचेगा तो सिर्फ औरतें, क्योंकि उस वक्त जो हुआ उसने सिर्फ मर्दों को ही अपना निशाना बनाया था। और जिस तरह से वो मारे जा रहे थे, वो तरीका इतना भयानक और निर्दयी था कि मरने के बाद भी लोग उनकी लाशों की तरफ देखने से डरते थे। अंतिम संस्कार की तो बात ही छोड़िए, कोई उनकी लाशों के पास तक जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं ये सब कह रही हूं। तो चलिए मैं आपको सीधे उस मोड़ पर ले चलती हूं जहां से इस डरावने मातम की शुरुआत हुई थी। दरअसल आज से 20 साल पहले हमारा गांव लखनऊ शहर से करीब 4 से 5 घंटे की दूरी पर स्थित था, और आज भी वो गांव वहीं का वहीं है। लेकिन अगर कुछ बदला है तो वो है उस गांव की चारों दिशाओं की फिजा। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका राज आपको थोड़ी ही देर में समझ आ जाएगा। दरअसल जिस दौर की मैं ये कहानी सुना रही हूं, उस वक्त गांवों में जमींदारों का ही बोलबाला था। भले ही देश आजाद हो चुका था, लेकिन गांव में अगर कोई मसला खड़ा होता तो उसे गांव के पंच, पटेल और खास तौर पर जमींदार ही निपटाया करते थे। मतलब कोई भी फैसला लेना हो या कोई विवाद हो तो वह उन्हीं लोगों के हाथ में होता था, क्योंकि उस वक्त जमींदारों के पास काफी सारी जमीनें थीं जिन्हें वे गांव वालों को खेती के लिए दिया करते थे। इसी वजह से पूरा गांव किसी न किसी रूप में जमींदार का कर्जदार बन जाता और उनकी हर बात माननी पड़ती। अब बात करूं अपने पिताजी की, तो वो गांव के जमींदार थे।
और उनका घर गांव में इकलौता ऐसा था जो आर्थिक रूप से पूरी तरह संपन्न था। गांव में जब किसी को पैसे की जरूरत पड़ती तो सीधा हमारे पिताजी के पास चला आता। अब आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि मेरे पिताजी का नाम मदन लाल था और आसपास के 4-5 गांवों में भी लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। उनके शादी के बाद केवल 2 संतानें हुईं और वो भी दोनों बेटियां थीं, यानी उन्हें कोई बेटा नहीं हुआ था। लेकिन तमाम कोशिशों और भगवान से मिन्नतों के बाद मेरे जन्म के 6 साल बाद उनके घर एक बेटा पैदा हुआ। इस तरह भगवान ने जैसे हम दोनों बहनों को एक अनमोल तोहफा दे दिया, एक ऐसा भाई जिसकी तमन्ना हर बहन करती है। पर जब मेरा भाई हुआ उस वक्त मैं अपने घर पर नहीं बल्कि नानी के यहाँ रहा करती थी। जो बात मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ वह आज से करीब 20 साल से भी ज्यादा पुरानी है, यानी तब की जब हम सब बच्चे थे। फिर वक्त के साथ हम सब बड़े होने लगे और मेरा भाई भी जवान हो गया, मगर एक दुखद घटना ने हमें झकझोर दिया और मेरे पिताजी को हमारे दोनों बहनों से पहले उसके विवाह की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। वजह यह थी कि एक जानलेवा बीमारी की वजह से हमारी माँ का देहांत हो गया था। माँ के जाने के बाद घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं बचा था। माँ की मौत और भाई की शादी के बीच थोड़ा वक्त तो जरूर था और उसी दौरान एक बार पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए थे। वहीं उन्हें एक लावारिस लड़का मिला जो तीर्थ घाट पर इधर उधर भटक रहा था। जब पिताजी ने उससे बात की तो उसने बताया कि उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए और जब साथ थे तब भी उसे मारते पीटते रहते थे। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर पिताजी को उस पर तरस आ गया और वे उसे अपने साथ घर ले आए। पिताजी ने उसे एक अच्छा सा कमरा, पहनने को कपड़े और खाने को भरपेट खाना दिया। वह उसी दिन से घर पर नौकर की तरह रहने लगा, क्योंकि उसने पिताजी से कहा था कि आप मुझे घर ले चलिए, जो भी काम कहेंगे मैं करूंगा। उसने बताया कि पहले घर में उसे हर काम करना पड़ता था, इसलिए उसे सब आता है। अब जब माँ नहीं रही थी तो पिताजी को खाना बनाने में परेशानी होती थी, तो वे उसी लड़के के साथ मिलकर खाना बनवा लेते थे, क्योंकि वह स्वादिष्ट खाना बनाना जानता था। धीरे धीरे वह खुद से ही सभी काम करने लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस लड़के का नाम विनोद था। जब पिताजी उसे घर लाए उसके कुछ ही दिनों में मां के जाने का दुख थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि विनोद बेहद हंसमुख था। वह पिताजी से हमेशा बातें करता और उन्हें हंसाता रहता। मां के बाद कोई था ही नहीं जिससे पिताजी मन की बात कह सकें, लेकिन विनोद उनके लिए एक बेटे और दोस्त दोनों की तरह बन गया था। उस समय घर में मेरा भाई और बड़ी दीदी भी रहते थे, लेकिन मां की मौत से पहले हमारे साथ एक और हादसा हो गया था, और वो यह कि हमारे गांव के पास से एक रेलवे ट्रैक गुजरता था जो कि वर्षों पुराना था। रात की ट्रेन की आवाज सुनकर लोग समझ जाते कि अब सोने का वक्त हो गया है, और सुबह की ट्रेन से लोगों की आंख खुल जाती थी। लेकिन एक दिन मेरी बड़ी दीदी खेलते खेलते ट्रैक के पास जा पहुंची, क्योंकि वहीं पास में हमारा खेत था। तभी एक ट्रेन दुर्घटना हुई जिसमें उनका एक पैर कट गया। साथ ही उनके चेहरे पर भी गंभीर चोटें आईं, जिनके निशान अब भी हैं। पर उन्होंने जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी और अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने लगी। मां के जाने के बाद पिताजी इसीलिए ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि अब घर में एक जवान बेटी थी जो विकलांग थी और जिसे सहारे की जरूरत थी। आप सोच रहे होंगे कि फिर पिताजी ने मुझे नानी के घर से क्यों नहीं बुलाया दीदी की देखभाल के लिए। तो इसका जवाब यह है कि मेरी नानी के पास उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था, क्योंकि मेरी माँ की कोई सगी बहन या भाई नहीं थे। जब उनकी 2 बेटियां हुईं तो नानी हमेशा इस चिंता में रहती थीं कि कहीं मेरी बेटियों को भी भाई ना मिले और बुढ़ापे में उन्हें किसी और पर निर्भर होना पड़े। लेकिन फिर जैसे ही मेरा भाई हुआ तो उनकी वह चिंता थोड़ी कम हुई। इसीलिए मैं नानी के पास से लौट नहीं सकती थी, क्योंकि वहां भी मेरा होना जरूरी था, और यह भी संभव नहीं था कि मैं और नानी दोनों ही अपने गांव छोड़कर चले आए, क्योंकि वहां भी उनकी जमीन जायदाद थी जिसे अगर खाली छोड़ा जाता तो लोग हड़प लेते। फिर कुछ समय बाद जब मेरा भाई बड़ा हुआ तो पिताजी ने उसकी शादी करने का फैसला लिया। उन्होंने पास के गांव की एक सुंदर सी लड़की ढूंढी और उसका विवाह करवा दिया।
भाई की शादी के बाद हमारे घर में एक भाभी आ गई थी, जिससे हम दोनों बहनों को बातचीत का साथी मिल गया था। हालांकि मैं कभी कभार ही घर जाती थी, पर मेरी बड़ी दीदी घर में अकेले बोर हो जाया करती थी। लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद जब मैं एक बार ननिहाल से घर आई थी, तो भाभी से बातचीत के दौरान उन्होंने विनोद के बारे में शक जताया। वही विनोद जो पिताजी तीर्थ से साथ लाए थे और जो अब हमारे घर में नौकर था। जब भाभी ने मुझसे यह कहा तो मैंने पूछा कि आखिर उन्हें विनोद पर शक क्यों है। तो उन्होंने बताया कि वह अक्सर छुपकर उन्हें घूरता है, खासकर जब वह नहाने जाती हैं तो स्नान घर के पास छुपकर झांकने की कोशिश करता है। यह सुनकर मैं खुद भी उलझन में पड़ गई, क्योंकि विनोद के साथ हमने भी तो बहुत वक्त गुजारा था और हम उसे अच्छी तरह जानते थे। भाभी के आने से पहले हम दोनों बहनें कई बार घर पर उसके साथ अकेली भी रही थीं, लेकिन उसने कभी भी ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की थी और ना ही कभी उसके व्यवहार से ऐसा आभास हुआ कि वह इस तरह की हरकत कर सकता है। उसका स्वभाव हमेशा से शांत और सरल था और उसके अंदर ऐसी किसी वासना की भावना हो सकती है, इसका तो मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन अब जब भाभी खुद मेरे सामने ये बात कह रही थीं, तो मैंने इसे हल्के में नहीं लिया और इसकी तह तक जाने का फैसला किया। इसी वजह से मैंने कुछ दिन के लिए नानी का घर छोड़ दिया और अपने घर आ गई, क्योंकि तब नानी की तबीयत थोड़ी ठीक थी और वहाँ कोई दूसरा रिश्तेदार भी आ गया था जो कुछ दिन उनके साथ रहने वाला था। इसलिए अब मैं कुछ वक्त अपने गांव में बिता सकती थी। वहाँ रुकने का सबसे बड़ा कारण यही था कि जो कुछ भाभी ने कहा वो कहीं सच तो नहीं, या फिर वो सिर्फ विनोद को घर से हटवाने के लिए कोई बहाना बना रही थी। क्योंकि शादी के कुछ ही दिन बाद विनोद से एक छोटे से काम में गलती हो गई थी, जिस पर सरोज भाभी ने गुस्से में उसे डांट दिया था। उस दिन दोनों में बहस भी हुई थी, लेकिन फिर पिताजी ने विनोद का पक्ष लिया और मामला शांत हो गया। तो क्या हो सकता है कि सरोज भाभी उसी बात का बदला लेने के लिए अब विनोद पर ऐसे गंभीर आरोप लगा रही हूं। मगर इन सब का जवाब पाने से पहले मैंने भाभी से साफ कहा कि वे ये बात किसी और से साझा न करें। अब यहां मैं आपको बता दूं कि जब भाभी ने पहली बार ये बात कही तो मुझे भी थोड़ी बहुत उनकी बात पर यकीन हुआ, क्योंकि सरोज भाभी वाकई बेहद खूबसूरत थी। जब पिताजी उन्हें देखने गए थे तो लौटकर उन्होंने यही कहा था कि आज तक इस गांव में किसी की बहू इतनी सुंदर नहीं आई जितनी सुंदर बहू मैं अपने बेटे के लिए लाया हूं। एक लड़की होकर मैं उनके शरीर की बनावट का वर्णन वैसे नहीं कर सकती जैसे कोई लड़का करता, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जो कोई भी उन्हें एक बार देख ले, उसके मन में उन्हें पाने की तीव्र इच्छा जाग जाती। उनके चेहरे के नयन नक्श, कमर की बनावट और शरीर की रचना ऐसी थी जो किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। वो सच में किसी अप्सरा जैसी लगती थी। यही वजह थी कि मेरा भाई उन्हें ज्यादा बाहर नहीं जाने देता था, क्योंकि वो जानता था कि बाहरी दुनिया की नजरें कैसी हैं और लोग क्या क्या बातें कर सकते हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस लड़के को वो भाई की तरह मानता है, वही अब उसकी पत्नी पर बुरी नजरें डाल रहा है। फिर एक दिन ऐसा आया जब पिताजी दोपहर की धूप में छत पर आराम कर रहे थे और भाई किसी जरूरी काम से गांव के भीतर ही बाहर गया था। उसी समय सरोज भाभी नहाने के लिए स्नान घर की ओर जा रही थी। जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा, दीदी आप यहीं बैठकर मूंगफली खाइए, मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ, फिर तिल के लड्डू बनाते हैं। क्योंकि मकर संक्रांति नजदीक थी और नए साल की शुरुआत हो चुकी थी। मैंने उनसे कहा, ठीक है आप जल्दी आइए, तब तक मैं बाकी के काम देख लेती हूँ। अब जहां मैं चारपाई पर बैठी थी वो स्नान घर के ठीक बगल में थी। मतलब वहां से मैं स्नान घर को साफ साफ देख सकती थी, लेकिन कोई अगर स्नान घर के पास खड़ा होता तो उसे नहीं पता चल सकता था कि मैं वहां बैठी हूं, क्योंकि मैं एक दीवार के पीछे चारपाई पर थी और वहां एक सीमेंट की जाली लगी थी, जिससे मुझे वहां की हर चीज साफ नजर आ रही थी। जैसे ही भाभी अंदर गईं, कुछ देर बाद मैंने देखा कि विनोद चुपके चुपके इधर उधर देखता हुआ स्नान घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी मुझे भाभी की कही हुई वो बात याद आई और मैंने बाकी के सारे काम छोड़कर उस जाली के पीछे से उसकी हरकतें गौर से देखनी शुरू की।
मुझे अंदाजा नहीं था कि आज जो कुछ मैं देखने वाली हूँ वो मुझे भीतर तक हिलाकर रख देगा। मैंने देखा कि जैसे ही भाभी स्नान घर का दरवाजा बंद करती हैं, विनोद दबे पांव जाकर उस दीवार से लगकर खड़ा हो जाता है और फिर पीछे रखे कुछ पत्थरों पर चढ़कर स्नान घर की जाली वाली जगह से अंदर झांकने लगता है। यह देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि भाभी जो कह रही थी वह बिल्कुल सच है, क्योंकि वो ऐसी जगह से झांक रहा था जहां से स्नान घर का अंदर पूरा दिखाई देता था। पिताजी ने उस जगह को हवा आने जाने के लिए खुला रखा था, लेकिन अब विनोद उसका दुरुपयोग कर रहा था। वो कोई बहुत बड़ा छेद नहीं था, बस इतना समझिए कि 4-5 ईंटें हट जाएं, बस उतना ही। और वो स्नान घर की पीछे की दीवार पर था, जिसके पीछे एक और दीवार थी जहां से विनोद हर रोज भाभी को नहाते हुए देखता था। अब वहां खड़ा होकर जो कुछ भी वो कर रहा था वह सब कुछ मुझे उस जाली से साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि थोड़ी देर वहां खड़ा होकर झांकने के बाद उसने खुद को उत्तेजित करने की कोशिश शुरू कर दी। फिर उसने अपने नीचे के कपड़े नीचे सरका दिए और अपने जननांग को बाहर निकालकर उसे अपने हाथ से सहलाने लगा। जब वो ये सब कर रहा था, उसकी आंखें धीरे धीरे नशे में बंद होने लगी थीं। लेकिन जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारकर अपने जननांग को बाहर निकाला, तो वह दृश्य देखकर मेरी आंखें पल भर के लिए स्तब्ध रह गईं। दिखने में विनोद एक बच्चे जैसा लगता था, लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसकी कल्पना तक मैंने कभी नहीं की थी। उसके बाद जो दृश्य मेरे सामने था, उससे मैं समझ गई कि शायद भाभी को नहाते हुए निर्वस्त्र देखने के बाद वह अपने मन में उनके साथ संबंध बनाने की कल्पना करते हुए अपने हाथ से खुद को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त वह सब कुछ देखकर एक पल के लिए मेरा मन हुआ कि अभी बाहर जाकर उसे रंगे हाथ पकड़ लूं, लेकिन न जाने क्यों उस पल मैं खुद ही अपनी जगह पर जड़ हो गई थी। मेरा मन वहां से हटने का नहीं कर रहा था। उल्टा जो कुछ विनोद कर रहा था मैं उसे पूरा होता हुआ देखना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाती, शायद ऊपर छत से पिताजी की नजर उस पर पड़ गई थी। उन्होंने छत से ही तेज आवाज में विनोद का नाम पुकारा। जैसे ही उसकी कानों में पिताजी की आवाज पड़ी, वह घबरा गया और उसका हाथ तुरंत अपने जननांग से हट गया। जो अंग अभी कुछ पल पहले किसी लोहे की छड़ की तरह सख्त था, वह अचानक किसी फूले हुए गुब्बारे की तरह ढीला होकर लटक गया। अब वह चारों ओर देखने लगा कि आवाज कहां से आई है, और जैसे ही उसकी नजर छत पर खड़े पिताजी पर पड़ी, उसने झट से कपड़े पहने और भागने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक बाहर से मेरा भाई धर्मवीर आ गया और उसे देखकर पिताजी ने कहा, अरे धर्मवीर, इसे पकड़ो। यह नालायक तुम्हारी बीवी को नहाते हुए देख रहा था और अश्लील हरकतें कर रहा था। पिताजी के यह कहते ही भाई को ऐसा गुस्सा आया कि उसने विनोद के गाल पर जोरदार चांटा मार दिया। उसे एक चांटे से विनोद जमीन पर गिर पड़ा। बाहर शोर सुनकर भाभी भी जल्दी से कपड़े पहनकर स्नान घर से बाहर आ गई थी। पिताजी की तेज आवाज के कारण आसपास के घरों के लोग भी हमारे घर के सामने इकट्ठा हो गए थे और कुछ लोग घर के अंदर भी आ गए थे। तब तक पिताजी भी छत से नीचे उतरकर आ चुके थे। ये सब देखकर मैं भी अनजान बनने की कोशिश करते हुए बाहर आई और भाभी से पूछा, क्या हुआ? जबकि अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि सब कुछ मेरी नजरों के सामने ही हुआ था। फिर भी मैं किसी को यह जताना नहीं चाहती थी कि मैं विनोद को काफी देर से वह सब करते हुए देख रही थी, पर मुझे खुद भी नहीं समझ आया कि उसे ऐसा करते देखने के बावजूद मेरा मन उसे रोकने का क्यों नहीं हुआ। मेरी आंखें तो सिर्फ वही सब देखने में उलझी रहीं। ऐसा क्यों हुआ, यह मैं आज तक नहीं समझ पाई, या शायद उस वक्त की मेरी मानसिक स्थिति ही कुछ और रही होगी। फिर जब मैं और भाभी दोनों दरवाजे की ओर गए तो देखा कि पिताजी और भाई ने विनोद को पकड़ रखा है। जब पिताजी ने गांव वालों को उसकी हरकतों के बारे में बताया तो सबको बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ लोग जो खुद भी वैसी ही प्रवृत्ति के थे कहने लगे, इस घर में जब ऐसी नींद उड़ाने वाली बहू होगी तो उसके रूप सौंदर्य को देखकर हर किसी का मन डोल ही जाएगा। यह सुनकर गांव के बाकी लोग उन पर भी भड़क गए और उनकी पिटाई कर दी। वे लोग डर के मारे वहां से भाग गए। अब विनोद को लेकर क्या करना है, यह फैसला पिताजी को करना था। उन्होंने उसे खूब गालियां दी
और 2-4 लात घूंसे भी मारे। फिर बोले, अब यहां से निकल जा, आज के बाद मेरे घर के आसपास भी मत दिखना। अगर इस गांव के बाहर भी किसी ने तुझे देखा तो तेरा अंत तय है। उन्होंने कहा, जहां की गंदगी से तुझे उठाया था तू वहीं कीचड़ में रहने लायक है। फिर उसे वहां से भगा दिया गया। जाते वक्त विनोद ने गाल सहलाते हुए पिताजी की तरफ देखा और फिर भाभी की ओर देखकर बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। फिर पिताजी की ओर पलटकर कहा, मदनलाल, तेरे हर चांटे का हिसाब लूंगा। यह कहकर वह वहां से चला गया। उसके जाते ही पिताजी ने भी जवाब दिया, जा, जो करना है कर ले, तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं, यही बहुत है, वरना कोई और होता तो यहीं दफना देता। तुझे बेटे की तरह पाला, इसलिए छोड़ रहा हूं। उस दिन की घटना के बाद सब अपने अपने घर चले गए और मैं भी अपने परिवार को लेकर घर लौट आई। लेकिन उस दिन के बाद से विनोद गांव में कहीं नजर नहीं आया। वह जैसे गायब ही हो गया। पिताजी को लग रहा था कि वह लौटेगा और माफी मांगेगा, लेकिन वक्त गुजरता गया और उनकी उम्मीदें टूटती रहीं। अब इस बात को 2 से 3 साल हो चुके हैं। धीरे धीरे हम सब की यादों से भी विनोद का नाम मिटने लगा। शुरू के 6 महीनों तक हम अक्सर उसकी हवस भरी हरकतों की चर्चा करते थे, लेकिन फिर बातें कम होने लगी। अब जब 2 साल बीत चुके हैं तो मानो सभी उसे पूरी तरह भुला चुके हैं। लेकिन शादी को इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी सरोज भाभी मां नहीं बन पाई थी। इसी वजह से एक दिन जब किसी त्योहार के मौके पर भैया और भाभी एक साथ पिताजी के पैर छूने पहुंचे तो पिताजी ने साफ साफ कह दिया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, उन्हें जल्द से जल्द अपने पोते पोती का मुंह देखना है। उन्होंने ये भी कहा कि शादी को इतने बरस हो गए हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो। उस दिन की बात का असर ऐसा हुआ कि शाम को जब मैं और भाभी रसोई में बैठकर सब्जी काट रहे थे और रात के खाने की तैयारी कर रहे थे तो मैंने उसी मुद्दे पर बात छेड़ दी। हमारी बड़ी दीदी भी वहीं घर पर रहती थी, लेकिन वे किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। ट्रेन हादसे के बाद से वे चुपचाप सी रहने लगी थी। ना पागलपन था, ना कोई बीमारी, बस एक अजीब सा मौन उनके साथ चिपक गया था। इसलिए जब मैं कभी नानी के घर से वापस अपने घर आती थी तो भाभी मुझसे मिलकर बहुत खुश हो जाया करती थी। मैं उनकी ननद कम, सहेली ज्यादा थी। जब मैं घर लौटती थी तो वे मुस्कुराती थी और जब मैं वापस नानी के यहाँ लौटती थी तो वे उदास होकर रोने लगती थी। उस दिन जब मैं सब्जी काटते हुए उनसे हल्के अंदाज में पूछ बैठी कि शादी को इतने साल हो गए, आप दोनों अब भी कुछ नहीं करते क्या, तो भाभी का चेहरा एकदम बुझ सा गया। वो चुप रहीं, पर जब मैंने दोबारा पूछने की कोशिश की तो उन्होंने एक वाक्य बोला, तुम्हारे भाई से अच्छा तो विनोद था। ये सुनते ही मैं चौंक गई और नाराज होकर बोली, भाभी ये कैसी बातें कर रही हो, उसने आपके लिए कैसी सोच रखी थी और आप कह रही हो कि वो अच्छा था। तब भाभी बोली, तो और क्या कहूं, तुम्हारे भाई से कुछ होता ही नहीं। बाहर से तो हट्टा कट्टा लगता है, लेकिन अंदर से तो पूरा फुस्सा है, 2 मिनट में ही खत्म हो जाता है। उनके मुंह से यह सुनकर मुझे हंसी भी आई, लेकिन उस वक्त जो उन्होंने कहा उसने मेरे मन में चिंता का बीज बो दिया, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस घर का वंश कैसे आगे बढ़ेगा और ये रिश्ता ज्यादा दिन टिकेगा भी नहीं। अभी तो शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन अगर 4-5 साल बीत गए और बच्चा नहीं हुआ तो गांव की औरतें भाभी को ताने मारेंगी और हो सकता है कि उन तानों से तंग आकर भाभी इस घर को छोड़ देना ही बेहतर समझे। इसलिए मैंने इस बारे में अपनी बड़ी बहन से बात की। उन्होंने भी पिताजी से बात की। हालांकि बात को सीधा नहीं रखा, लेकिन इतना जरूर कहा कि भैया को आयुर्वेदिक इलाज की जरूरत है, नहीं तो घर में पोता पोती देखने की उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। दीदी ये बात इसलिए कह पाई क्योंकि वो पापा के ज्यादा करीब थीं। मां के जाने के बाद उन्होंने पापा के साथ बहुत वक्त बिताया था। मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं हो पाती थी क्योंकि मैं पापा से थोड़ी झिझकती थी, लेकिन लगभग 1 से 1.5 साल गुजरने के बाद जब मुझे पता चला कि सरोज भाभी गर्भवती हैं तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिताजी की आंखों में भी चमक आ गई थी, मगर शायद उसी खुशी के साथ घर में
एक अनचाहा साया भी आने वाला था, क्योंकि जैसे ही ये खबर हमें मिली, हमने तय किया कि जब तक हो सके ये बात किसी को नहीं बताएंगे। हमें डर था कि कहीं हमारे जलने वाले लोग इस खबर को सुनकर कुछ अनहोनी न कर दें। लेकिन कहा जाता है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। ऐसी खबरें कितनी भी छुपाओ, एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती हैं। और उसी के साथ शायद कोई पुरानी चीज भी लौट रही थी, जिसकी कल्पना हमने नहीं की थी। हुआ ये कि जब मैं एक बार अपनी नानी के घर थी, तो वहाँ एक औरत आई। उसने नानी से कहा कि वो उनके मायके होकर आई है और सरोज भाभी ने उससे कहलवाया है कि वो अब कुछ दिनों के लिए आपके पास आ रही हैं, ताकि आपका ध्यान रख सकें। उस औरत के जाने के बाद नानी मुझसे बोली, बेटा तू आज शाम की बस से ही घर लौट जा। सुगंधा आ रही है, वो मेरा ध्यान रख लेगी। वैसे भी सरोज अब माँ बनने वाली है, तो उसे तेरी जरूरत है। तुम दोनों की आपस में अच्छी बनती है। नानी के समझाने पर मैं उसी दिन शाम को घर के लिए निकल गई। लेकिन क्योंकि मेरी बस शाम को चली थी, तो मुझे पता था कि जब तक गांव के बस स्टैंड तक पहुंचूंगी, तब तक रात के करीब 9 बज जाएंगे। जिस बस में मैं सफर कर रही थी, उसमें एक अधेड़ उम्र का आदमी पहले से बैठा था। उसके बाल बहुत लंबे थे, दाढ़ी भी बड़ी हुई थी और उसने चेहरे पर किसी भस्म जैसी चीज लगा रखी थी। उसके गले में तरह तरह की मालाएं पड़ी थीं, जिससे लग रहा था कि वह कोई बाबा या तांत्रिक हो। संयोग से वही तांत्रिक मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। उसके बैठते ही बस ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। मेरे गांव पहुंचने में करीब आधे घंटे का सफर बाकी था, इसलिए मैं खिड़की से बाहर झांकती हुई रास्ते के नजारों में खो गई। लेकिन मेरे पास वाली दूसरी सीट पर जो बाबा बैठा था, जो दिखने में किसी तांत्रिक जैसा लगता था, वो बार बार गर्दन घुमाकर मेरी तरफ टकटकी लगाकर देख रहा था। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि ऐसा डरावना आदमी मैंने अपने पास बैठने कैसे दिया, तो आपकी उलझन दूर कर दूं। वो मेरे बगल की सीट पर खुद आकर नहीं बैठा था। बस में जैसी दोनों तरफ की सीटों की व्यवस्था होती है, बीच में एक रास्ता होता है, तो जिस सीट पर मैं बैठी थी उसके ठीक दूसरी तरफ की सीट पर, यानी बीच की गली के पार, वो बैठा था। उस सीट पर पहले से कोई नहीं बैठा था और वो 2 जनों की सीट पूरी खाली थी। मेरी वाली भी खाली थी, इसलिए मैं खिड़की के पास बैठ गई थी। लेकिन वो बाबा खिड़की की ओर ना बैठकर सीट के किनारे की तरफ बैठा था। जब मैं बाहर खिड़की से झांक रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि उसकी नजरें लगातार मुझ पर टिकी हैं। मैंने 1-2 बार पलटकर देखा भी, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ती, वो तुरंत नजरें फेरकर सामने देखने लगता। करीब आधा घंटा सफर करने के बाद मेरा गांव भैरवपुरा आने लगा, तो मैं अपना सामान लेकर नीचे उतर गई। उतरते ही चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा फैला था। लेकिन तभी मुझे पीछे से छन छन की अजीब आवाज सुनाई दी। जब मैं पलटी, तो देखा कि बस स्टैंड पर मेरे अलावा और कोई नहीं उतरा था, सिवाय उस तांत्रिक जैसे बाबा के। अब जब मैंने देखा कि उस सुनसान सड़क पर मैं उस अजनबी के साथ खड़ी हूं, तो डर के मारे तेज कदमों से अपने गांव की ओर बढ़ने लगी। लेकिन मेरा गांव अभी करीब 1 किलोमीटर दूर था। उस रास्ते के दोनों ओर लंबे पेड़ और बगल में कांटेदार झाड़ियां थीं, जिससे रात के अंधेरे में वो रास्ता बेहद डरावना लग रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, वो बाबा भी मेरे पीछे चलता रहा। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो मेरा पीछा कर रहा है। मैंने हिम्मत जुटाई और पलटकर पूछा, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लेकिन मेरे सवाल पर वो जोर जोर से अजीब सी भारी आवाज में हंसने लगा। फिर उसने अपने शरीर पर लिपटा कपड़ा दोनों हाथों से पकड़कर खोल दिया और मेरे सामने निर्वस्त्र हो गया। जैसे ही मेरी नजर उसके जननांग पर पड़ी, मुझे ऐसा लगा जैसे वो अचानक किसी गुब्बारे की तरह फूलकर लोहे की रॉड जैसा सख्त हो गया हो। उसे देखकर मेरे मन में कोई पुरानी छवि उभरने लगी और मैं अतीत में खो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पहले भी कुछ वैसा ही देखा हो, इतना लंबा, मोटा और कठोर, जिसे मैंने अपनी जिंदगी में बस एक बार ही देखा था। उसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने सोचा, क्या ये वही है? लेकिन फिर खुद से कहा, शायद कोई और होगा जो बस उसे जैसा दिखता हो
जरूरी तो नहीं कि सब कुछ हूबहू वैसा ही सिर्फ उसी में हो, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है वो पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो जाता है। फिर भी उसकी वो डरावनी हंसी मुझे चारों तरफ से सुनाई दे रही थी। मैं वहां रुकना ठीक नहीं समझती और जल्दी जल्दी चलते हुए गांव के मुहाने तक पहुंचती हूं। जब गांव पहुंची तो देखा कि सभी लोग सो चुके हैं। उस दिन पहली बार मैं बिना किसी को बताए घर लौट रही थी, वरना हमेशा मेरा भाई मुझे लेने आ जाता था। जैसे ही घर पहुंची पिताजी ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर बहुत खुश हुए। फिर मैं घर में जाकर अपनी भाभी के पास बैठ गई और थोड़ी देर अपनी बड़ी बहन से भी बातें की। लेकिन उस बाबा वाली घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो सब परेशान हो या किसी चिंता में पड़ जाएं। मगर मेरे मन में वही सब घूम रहा था जो कुछ देर पहले हुआ था। उस जन्नांग को देखकर अतीत की छवि और अब की सच्चाई में मैं तुलना करने लगी, सोचने लगी कि क्या वो वही था या कोई और। लेकिन फिर खुद को समझाया कि अब ज्यादा सोचना ठीक नहीं है और बाकी बातों पर ध्यान देने लगी। अभी मुझे घर आए 8 से 10 दिन ही हुए थे कि खबर आई, मेरी नानी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही मैं पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि जब मैं उनसे मिलकर लौटी थी तब वो बिल्कुल ठीक थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि तबीयत खराब है या कुछ बुरा हो सकता है। जब हम नानी के घर पहुंचे तो गांव वालों ने बताया कि बीते कुछ दिनों से वो किसी औरत के साथ रह रही थी। वो औरत काफी लंबी चौड़ी थी, लेकिन हमेशा घर के अंदर ही रहती थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी। सामान भी नानी ही लाती थी। लेकिन फिर अचानक उनके घर से अजीब बदबू आने लगी। गांव वालों ने नोटिस किया कि 2 दिन से घर का दरवाजा बंद है और कोई बाहर नहीं निकला। जब कई बार दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने अनहोनी की आशंका में दरवाजा तोड़ दिया। अंदर घुसते ही देखा कि नानी आंगन के बीचों बीच बेसुध पड़ी थी और उसी से बदबू आ रही थी। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि कई दिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी, शायद 4 से 5 दिन पहले। इतने दिन वहां पड़ी रही थीं, इसीलिए शरीर सड़ने लगा था। अपनी नानी को इस हाल में देख मैं फूट फूट कर रोने लगी। ये सोचकर दिल और भी ज्यादा रो पड़ा कि मरने के बाद भी उन्हें यूं अकेले लावारिस हालत में पड़े रहना पड़ा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब नानी के मरने की खबर घर पर आई तो हमारे घर से सिर्फ एक इंसान को छोड़कर बाकी सभी लोग वहां चले गए थे। और वो इंसान और कोई नहीं, मेरी सरोज भाभी थी। क्योंकि वो उस समय गर्भवती थी, इसीलिए उन्हें घर से बाहर निकलने की सख्त मनाही थी, खासकर इस तरह के मातमी माहौल में। लेकिन हमें उस वक्त इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें घर पर अकेला छोड़कर जाना हमारे लिए कितनी बड़ी गलती साबित होने वाली है। शायद जो कुछ भी उस वक्त हो रहा था वो किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा था। हर घटना किसी के बनाए हुए प्लान के मुताबिक हो रही थी और हम सब उस जाल को समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जब पीछे मुड़कर सोचती हूं तो लगता है कि शायद ये सब मेरी ही गलती और लापरवाही का नतीजा था, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें छुपा रही थी जो शायद समय रहते सामने आ जाती तो आगे आने वाली तबाही को रोका जा सकता था। उस वक्त मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मेरी चुप्पी एक दिन इतना भयानक रूप ले लेगी, जिससे एक के बाद एक लोगों की मौत का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसकी शुरुआत मेरी नानी से हो चुकी थी। नानी की मौत के बाद हम लोग वहां 4-5 दिन तक रुके रहे और तभी हमें एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिसने हमें ही नहीं बल्कि पूरे गांव वालों को हिलाकर रख दिया। उस बात पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस सुगंधा नाम की औरत की बात नानी ने की थी, जो उनकी भाभी थी, उन्हीं के आने की बात कहकर मैं नानी को उनके घर पर अकेला छोड़कर आई थी। लेकिन जब नानी की मौत की खबर के बाद वो सुगंधा गांव आई और मैं उनसे रोते हुए मिली तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो नानी के साथ ही थी, फिर आप उन्हें अकेला छोड़कर कहां चली गई? तो वो चौंक कर बोली, मैं तो कभी यहां आई ही नहीं। उनकी ये बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि गांव की चंदा नाम की एक औरत है जो आपके ही गांव से है। आपने तो उससे कहा था कि आप आने वाली हैं। तो इस पर सुगंधा ने साफ इनकार कर दिया और कहा, ना तो चंदा मेरे भाई के यहां आई थी और ना ही मैंने उससे कोई बात की। चंदा वही औरत थी जो नानी के घर के बगल में रहती थी और जिसका मायका
सुगंधा के गांव में था। मैंने फिर चंदा को बुलाया और पूछा तो उसने भी यही कहा। मैंने न तो तुम्हारी नानी से ऐसी कोई बात की थी और न ही मैं पिछले 10 से 15 दिनों से उनसे मिली हूं। अब जब हमें यह सब पता चला तो दिमाग घूम गया कि फिर वो औरत कौन थी जिसने घर के बाहर नानी से कहा था सुगंधा कल तक आ जाएंगी। उन्होंने कहा है कि मैं ये बात आकर आपको बता दूं। लेकिन गांव वालों ने भी तो ये कहा था कि मेरे जाने के बाद उन्होंने नानी को किसी औरत के साथ देखा था। अगर सुगंधा नहीं आई थी तो फिर वो औरत कौन थी जो नानी के साथ रह रही थी? और सबसे डरावनी बात, गांव वालों ने नानी को मरने से 3 दिन पहले तक घर के बाहर टहलते हुए देखा था। लेकिन जब उनकी लाश मिली तो हालत देखकर कहा गया कि उन्हें मरे हुए 7-8 दिन हो चुके थे। अगर वो 7 दिन पहले मर चुकी थी तो 3 दिन पहले उन्हें चलते हुए किसने देखा था? ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन शायद इसके पीछे कोई डरावना राज छिपा था जिसका खुलासा होना अभी बाकी था। और शायद जब तक वो रात सामने आएगा तब तक कई और लाशें गिर चुकी होंगी। नानी की अंतिम क्रियाएं करने के बाद जब हम लोग घर लौटे तो घर का दरवाजा खुला हुआ मिला। दरवाजा खुला देखकर पिताजी बोले, मैंने जाते वक्त सरोज से कहा था कि बेवजह दरवाजा मत खोलकर रखना, लेकिन पता नहीं क्यों उसे कोई बात समझ नहीं आती। ये कहते हुए जब पिताजी घर के अंदर गए और हम भी उनके पीछे अंदर पहुंचे तो देखा कि आंगन में एक औरत बैठी है और उसके सामने मेरी सरोज भाभी बैठी हुई है। उस औरत के हाथ में भाभी का हाथ था और बगल में एक पोटली रखी थी। जैसे ही उस औरत को एहसास हुआ कि कोई आ गया है तो वो झट से भाभी का हाथ छोड़ देती है। पिताजी ने जोर से पूछा, सरोज ये कौन है? तुमने किसे बुलाया है? लेकिन भाभी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस उस औरत की आंखों में घूरती रहीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। फिर वो औरत खड़ी हो गई। उसके सिर पर लंबा घूंघट था। मैंने भाभी से पूछा तो उन्होंने बताया, अरे दीदी, ये तो बगल वाले गांव की दाई माँ आई हैं। आप लोग गए थे तो मुझे थोड़ी तबीयत खराब लगी तो काकी इन्हें लेकर आई। इन्होंने अब मुझे ठीक कर दिया है और कहा है कि अगर दोबारा कुछ हुआ तो बुला लेना। भाभी की बात सुनकर पिताजी बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और थके होने की वजह से वो अंदर चले गए, वरना वो हर बात की जड़ तक जाते थे, झूठ पकड़ लेते थे। तभी मेरी नजर उस औरत के पैरों पर गई। वो किसी औरत के पैरों जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि किसी मर्द के जैसे भारी और अजीब थे। शायद उसे भी इस बात का एहसास हो गया कि मैं उसके पैरों को देख रही हूं, इसलिए वो तेजी से वहां से चली गई। मैंने वो बात नजरअंदाज की और नहाने चली गई, क्योंकि नानी के घर पर नहा नहीं पाई थी। जैसे ही मैंने कपड़े उतारने शुरू किए, मुझे लगा कि कोई बाहर से झांक रहा है। पहले तो सोचा शायद मेरा वहम हो, लेकिन फिर 2 आंखों का एहसास हुआ जो मुझे जाली से घूर रही थी। जब मैंने देखा तो सरोज भाभी थी, कपड़े उतारते हुए मुझे घूर रही थी और फिर हंसने लगी। लेकिन वो हंसी उनकी नहीं थी, वो वही तांत्रिक वाली हंसी थी जो मैंने भैरवपुरा के स्टैंड पर सुनी थी। उनका चेहरा बदलने लगा। एक तरफ की चमड़ी जली हुई जैसी हो गई, दूसरी तरफ मर्द जैसे बाल उगने लगे और बढ़ते चले गए। आंखें पूरी सफेद हो गईं और मुंह से खून की धार निकलने लगी जो मेरे ऊपर आकर गिर गई। उनका चेहरा इतना डरावना हो चुका था कि मैं चीख पड़ी और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। आवाज सरोज भाभी की थी, पर अब वो नॉर्मल अंदाज में बोल रही थी, दीदी क्या हुआ? आप इतनी जोर से चीखीं क्यों? मैं जल्दी से कपड़े पहनती हूं और खून साफ किए बिना ही दरवाजा खोलती हूं और देखती हूं कि बाहर सच में मेरी सरोज भाभी ही खड़ी हैं, लेकिन वो बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। तभी मुझसे पूछती हैं, क्या हुआ? आप इतनी जोर से चीखी क्यों? ये कहते हुए वो मेरी तरफ ऐसे कुटिल नजरों से देखती हैं और अजीब सी मुस्कान देती हैं, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। फिर वो धीरे से कहती हैं, क्या हुआ? तुम तो इतनी सी बात से डर गई, लेकिन जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया था उसका क्या? जितनी बेइज्जती तुमने मुझे दी थी, अब मैं तुम्हें उतना ही डराऊंगी।
ये कहते ही वो अपने बिल्कुल साधारण हुलिये में ही एक बार फिर जोर से हंसने लगती हैं। लेकिन इस बार जब वो मेरे सामने हंस रही थीं, तो वो अपनी ही असली आवाज में हंस रही थीं, और जो बातें उन्होंने कही थीं वो भी अपनी ही आवाज में थीं। लेकिन तभी अचानक से उनकी हंसी में एक और आवाज जुड़ जाती है, जैसे कोई मर्द भी साथ में हंस रहा हो। ये महसूस होते ही मैं घबराकर झटके से स्नान घर का दरवाजा जोर से बंद कर लेती हूँ। लेकिन दरवाजा बंद होने के बावजूद बाहर से सरोज भाभी जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती हैं, और पीटते पीटते एक अजीब डरावने अंदाज में गुर्राने लगती हैं, जैसे कोई जानवर हो। साथ ही वो बाहर से दरवाजे को अपने नाखूनों से नोचने लगती हैं, जैसे दरवाजे की लकड़ी को अपने हाथों से उधेड़ देने वाली हों। उस पल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो सचमुच दरवाजे को चीर देने की कोशिश कर रही हों। उनके नाखून दीवार पर खुरच रहे थे और उनके गुर्राने की आवाज सीने में डर उतार रही थी। लेकिन तभी पीछे से मेरे भाई की आवाज आती है, अरे सरोज, क्या हुआ? तुम दरवाजे को इस तरह क्यों पीट रही हो? अब दोस्तों, ये कहानी बहुत लंबी है, इसलिए आज मैं आपको इसका सिर्फ पहला पार्ट ही सुना रही हूं। अगला हिस्सा आपको कल सुनने को मिलेगा। लेकिन यकीन मानिए, इस कहानी में जो डर अभी तक सिर्फ झलक के रूप में आया है, वो अगले भाग में इतने भयानक और खतरनाक रूप में सामने आएगा कि उसकी कोई हद नहीं होगी। आपने शायद ही कभी किसी बदले की कहानी को इतने डरावने तरीके से सुना होगा जैसी ये है। मुझे पता है कि अब तक की कहानी सुनकर आपको बहुत ज्यादा डर महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, ये कहानी एक बदले की है। इसलिए जरूरी था कि आप यह जानें कि बदला क्यों लिया जा रहा है और उसके पीछे की वजह क्या है। यही कारण था कि मैंने कहानी की शुरुआत एकदम शुरू से की। अब आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको मेरा यह कहानी सुनाने का तरीका ठीक लगा या नहीं, और कहीं आपको बोरियत तो नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।